हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DEET+B TGT नेचुरल साइंस के लिए जो 6th यूनिट मैंने आपको कराई है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हमें 4 सब टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें से जो हमारा पहला टॉपिक था ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम, उसके MCQ मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम के MCQ करेंगे। ऑफ द इम्यून सिस्टम जो टॉपिक है उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। आपकी RBC, WBC एंड प्लेटलेट जिस प्रोसेस से बनती है उसको हम क्या बुलाते हैं? हिमेटोलॉजी बुलाते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बुलाते हैं, हिमेटोपोइसिस बुलाते हैं या फिर ऑस्टियोजेनेसिस बुलाते हैं। तो हिमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड की स्टडी। अगर आप ब्लड की स्टडी कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? हिमेटोलॉजी। अगर आपके RBC के प्रोडक्शन को आप देख रहे हो, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरेथ्रोसाइट भी बुलाते हैं, उसके प्रोडक्शन को अगर आप देख रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इरेथ्रोपोइसिस बुलाते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस जो वर्ड है वो आपकी बोन से रिलेटेड होता है। जब मैंने आपको बोन एंड कार्टिलेज यूनिट कराई है तो मैंने वहाँ पर ऑस्टियो वर्ड बहुत बार यूज़ किया है, क्योंकि वो वर्ड हमारे बोन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। हिमेटोपोइसिस जो प्रोसेस होता है ना, जो मैंने आपको सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम में जो सबसे पहला टॉपिक कराया था, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना आपको पता है हमारी जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है उसके अंदर हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या करती है? हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स बनाती है, जो किस टाइप के सेल्स हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो इन सबको बनाने के प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? हिमेटोपोइसिस बुलाते हैं। ठीक है। तो हिमेटोलॉजी होती है ब्लड की स्टडी, इरेथ्रोपोइसिस होता है RBC का फॉर्मेशन, ऑस्टियोजेनेसिस जुड़ा हुआ है हमारे बोन के फॉर्मेशन से, और हिमेटोपोइसिस का मतलब है अगर आपकी RBC भी बन रही है, WBC भी बन रही है, प्लेटलेट्स भी बन रही है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? हिमेटोपोइसिस बुलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हिमेटोपोइसिस के अंदर जो आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो डिफरेंशिएट करती है दो पाथवे में और राइज करती है दो टाइप की सेल को, वो गिव राइज करती है। क्या वो यही सेल्स है? लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल एंड माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल। ओनली टू, ओनली वन, बोथ आर ट्रू, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है जो हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है उसको हम मल्टीपोटेंट सेल बुलाते हैं। मल्टीपोटेंट सेल का मतलब होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल को जनरेट कर सकती है, बना सकती है। ठीक है। तो वो क्या करती है? पहले अपने आप को दो टाइप की सेल में डिवाइड कर लेती है। एक होती है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल, एक होती है माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल। आपकी जो लिम्फेटिक सेल्स है उनको बनाने का काम कौन करेगी? लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल करेगी। ठीक है। तो इसलिए ये वाली बात एकदम ट्रू है। बोथ, यानी कि आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है वो पहले अपने आप को दो पार्ट्स पे, दो टाइप की सेल में डिफ्रेंशिएट करती है, और ये फिर जो दो टाइप की सेल्स है ये बहुत सारे टाइप्स की सेल को बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मैरो कंटेन्स हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो अपने आप को दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट कर लेगी, जिनमें से एक है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल। तो आपकी जो लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल है वो क्या क्या सेल्स को बनाएगी? B सेल्स को बनाएगी, T सेल्स को बनाएगी, नेचुरल किलर सेल्स को बनाएगी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है लिम्फोइड लिखा हुआ है। लिम्फोइड का मतलब है कैसे सेल बनाने वाली है? लिम्फेटिक सेल्स बनाने वाली है, ऐसी सेल्स बनाने वाली है जो क्या करेगी? हमारी वाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोइड सेल्स भी बोलते हैं। तो हमारी जो B सेल्स है, T सेल्स है और नेचुरल किलर सेल है, इन तीनों टाइप के सेल को बनाने का काम कौन करती है? लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आएगी। सारे टाइप के सेल को बनाने को हम क्या बोलते हैं? हिमेटोपोइसिस बोलते हैं। फिर ही इसने अपने आप को दो टाइप की सेल में डिवाइड किया, एक है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल और एक है माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल। लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल किस टाइप के सेल्स बनाती है? B सेल, T सेल एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया कि आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है उसने अपने आप को दो टाइप में बना लिया। लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल क्या क्या बनाएगी वो तो हमने देख लिया। अब आती है हमारी माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल। तो ये क्या क्या बनाती है? RBC बनाएगी, WBC बनाएगी, प्लेटलेट्स बनाएगी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है जो हमारी माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल थी उसने क्या बनाया? B सेल बनाए, T सेल बनाए और नेचुरल किलर सेल बनाए। आपकी जो माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल होती है ना, वो आपकी रेड ब्लड सेल्स को भी बनाती है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स को भी बनाती है और आपके प्लेटलेट्स को भी बनाती है। ठीक है। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जो भी देखती है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल घूम रहा है उसको है ना खा जाती है, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफाजिस या फिर न्यूट्रोफिल। तो आपको पता है जो हमारी मोनोसाइट है, हमारे जो मैक्रोफाजिस है, हमारे जो न्यूट्रोफिल सेल है, ये कैसे सेल्स के एग्जाम्पल है? फैगोसाइटिक सेल के एग्जाम्पल है। लेकिन जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में भी आपके लिए लिखा है कि मोनोसाइट, मैक्रोफाइजिक, न्यूट्रोफिल, इवन आपकी जो डेंड्राइटिक सेल होती है, क्योंकि वो इन्हीं से बनती है आगे फर्दर, तो वो भी क्या करती है? आपकी फैगोसाइटिक सेल का एग्जाम्पल होती है। लेकिन जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू किल नहीं करती है, ठीक है। तो फैगोसाइटिक सेल का एग्जाम्पल कौन नहीं है इनमें से? नेचुरल किलर सेल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए एनके सेल्स किसका फुल फॉर्म होता है? नेचुरल किलर सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरबीसीज। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ध्यान देना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जो इरेथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स है वो सबसे अबंडेंट है आपके ब्लड सेल्स के अंदर। अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी सेल देखने को मिलेगी? आरबीसी देखने को मिलेगी। क्या ये बात सच है? आरबीसी के पास है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आरबीसी का जो रेड कलर है वो इस वजह से है क्योंकि उसके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हम क्या बुलाते हैं? हीमोग्लोबिन बुलाते हैं। और आरबीसी का जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। देखो जब मैंने आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाया ना तो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे अबंडेंट सेल है, तो पहला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है। दूसरा है आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस। तो आपको पता है इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो बिना न्यूक्लियस के होती है, ठीक है। उनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आरबीसी रेड कलर की होती है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर आयरन होता है, इसलिए जब आपकी बॉडी के अंदर है ना आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो आता है तो आपको डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको आयरन में जो रिच खाना है उसको खाना चाहिए। और आपको पता है आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन जिंदा रहती है? 120 दिन जिंदा रहती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हर एक लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है उसका जो शेप होता है वो बायोकॉन्केव शेप होता है। आप अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल को देखोगे तो आपको उसके 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। और ये हमारे बॉडी के अंदर है ना रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो स्प्लीन कहलाता है। आरबीसी को हम थ्रोम्बोब्लास्ट भी कहते हैं। तो आपको पता है इनमें से आरबीसी जो होती है वो बिना न्यूक्लियस के होती है और उसकी जो शेप होती है वो बायोकॉन्केव शेप होती है, ठीक है। आपको पता है जब आप कभी भी अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराओगे या आप अपने घर में किसी की भी रिपोर्ट देखोगे, ब्लड रिपोर्ट देखोगे, तो मोस्टली आप देखोगे वुमेन के अंदर मोस्टली 12 होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हेल्दी मेल के अंदर 16 तक हो सकता है, इवन 18 तक हो सकता है अगर आप एथलीट हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके हमारे सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन लेके जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसलिए जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है आपको बहुत थकावट फील होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है यानी कि जब आपकी आरबीसी मर जाती है वो कहाँ जाके मरती है? स्प्लीन के अंदर जाके मरती है। इसलिए उसे क्या बुलाते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बुलाते हैं। किसको? स्प्लीन को, ठीक है। और आरबीसी को हम थ्रोम्बोब्लास्ट नहीं बुलाते, इरेथ्रोसाइट बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनका एक दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट है, ना कि थ्रोम्बोब्लास्ट, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेटलेट्स। अब आपको प्लेटलेट के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बुलाते हैं। प्लेटलेट जो होती है वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं जो किस में करती है? आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। यानी कि अगर आपको कोई कट लग गया उसको एकदम से क्लॉट करने का काम, उसे रोकने का काम कौन करती है? हमारी प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट जो होती है वो ब्लू कलर की होती है और प्लेटलेट जो है वो मेगा कैरियोसाइट से बनती है, ठीक है।
तो आपको पता है आपकी जो प्लेटलेट्स है उनका जो दूसरा नाम है, जैसे हमारे आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट है, वैसे हमारे प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट जो है वो आपकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है, इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी किसी इंसान की प्लेटलेट्स का लेवल बहुत लो जाता है, अगर उसे कोई कट लग गया ना तो इतनी ब्लीडिंग होगी कि उसकी जान चली जाती है। आपकी जो प्लेटलेट्स है वो मेगा कैरियोसाइट से ही बनती है। अगर आप देखोगे ना, आपकी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल और एक है माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। फिर माइलोइड प्रोजिनेटर सेल अपने आप को डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में डिवाइड करता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनाएंगे। तो उनमें से एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, जो क्या करेगी, आपके प्लेटलेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो भी कलरलेस होती है, कोई ब्लू कलर की नहीं होती, वो कलरलेस होती है, ठीक है। तो ये गलत बात है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आपको डब्ल्यूबीसी, आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बुलाते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रैनुलोसाइट और एक है ए ग्रैनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो है वो कलरलेस है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, और आपको पता है हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है, जैसे हमारी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। डब्ल्यूबीसी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो कुछ आपको दिखेंगे जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, उनको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। कुछ के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं देंगे, स्मूथ दिखाई देंगे, उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारी कलरलेस होती है क्योंकि उसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता तो रेड कलर की होती, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये गलत बात है कि डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन आपको पता है आपके जो डब्ल्यूबीसी है उसके पास तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है वो तो आपकी। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रैनुलोसाइट, यानी कि जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो तो आपको जिसके अंदर ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देंगे, न्यूट्रोफिल्स, इजाइनोफिल, मोनोसाइट या फिर बेजोफिल। तो आपको पता है जो हमारी न्यूट्रोफिल, इजाइनोफिल और बेजोफिल होती है ना, इनके अंदर आपको ग्रैनुल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर आपको ग्रैनुल्स दिखाई नहीं देंगे वो होती है हमारी मोनोसाइट, ठीक है। ये ए ग्रैनुलोसाइट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रोफिल, इजाइनोफिल, बेसोफिल हमारे ग्रैनुलोसाइट का एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे ग्रैनुल्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड ऑल्सो मैच्योर इन द बोन मैरो। आपको एक ऐसी सेल का नाम बताना है जो है ना आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जनरेट करती है, एंटीबॉडीज जनरेट करती है और बनती भी बोन मैरो में और मैच्योर भी होती है बोन मैरो के अंदर। आपकी नेचुरल किलर सेल्स, आपकी बी सेल, आपकी टी सेल या फिर नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बी सेल्स है उनको उनका नाम कैसे मिला, क्योंकि वो बनती भी बोन मैरो में और वो मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, इसलिए जो बोन मैरो का बी है वो इस सेल को भी मिली है बी, ठीक है। तो आपकी जो बी सेल्स होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स है उसको जनरेट करने का काम करती है, बनती भी बोन मैरो में और मैच्योर भी किस में हो जाती है, बोन मैरो के अंदर ही वो मैच्योर हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, बी सेल बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी जो सेल है ये बनती तो बोन मैरो में है लेकिन ये मैच्योर होती है थाइमस के अंदर, और ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी आपको देती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपकी नेचुरल किलर सेल, आपकी बी सेल, आपकी टी सेल या फिर नन। तो आपको पता है जो आपकी बी सेल है वो बोन मैरो में ही बनेगी और वहीं पर मैच्योर हो जाएगी, लेकिन जो आपकी टी सेल है वो बनती बोन मैरो में लेकिन मैच्योर थाइमस के अंदर होती है, इसलिए इसके पास जो टी है, इसके नाम में जो टी सेल लिखा हुआ है वो किस वजह से लिखा हुआ है, थाइमस की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कौन सी सेल है, हमारी टी सेल है। ये क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जनरेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है।
न्यूट्रोफिल को आप स्टेन कर सकते हो सिर्फ बेसिक डाई की मदद से। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो तो आप उसे किसी बेसिक डाई से डाई करोगे, सिर्फ बेसिक डाई से ही डाई कर सकते हो। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है, बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रोफिल्स को जो है ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स को अगर मैं देखूँ उसके अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो सेल रहेगी वो न्यूट्रोफिल होगी, अराउंड 60 to 65%। यानी कि अगर आपकी बॉडी के सारे वाइट ब्लड सेल्स को मैं देख रही हूँ ना तो सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रोफिल घूमते हुए दिखेगी 60 से 65%। क्या ये सही बात है? न्यूट्रोफिल्स इज फैगोसाइटिक सेल इन नेचर। इसका जो नेचर है फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करने का वो किस टाइप का है? फैगोसाइटिक है, उनको खा जाती है। तो आपको पता है न्यूट्रोफिल जो होती है वो मल्टी लोब्ड होती है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। मोस्ट अबंडेंट सेल होती है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर से। आप ये मत सोचना कि आरबीसी थी सबसे अबंडेंट, तो देखो वो आरबीसी आपके जो टाइप के ब्लड सेल्स है उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। लेकिन अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स के अंदर देखा जाए ना तो वाइट ब्लड सेल्स में जो सबसे अबंडेंट है वो न्यूट्रोफिल है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपने तो बोला था कि आरबीसी है मोस्ट अबंडेंट। ऑब्वियसली सी बात है आरबीसी सबसे मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के जो डिफरेंट टाइप्स के सेल है अगर हम डब्ल्यूबीसी में देख रहे हैं ना तो वहाँ पे सबसे अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल जो होती है वो फैगोसाइटिक सेल होती है, ठीक है, और आपको ग्रेन्यूल्स भी दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो ये जो बात है ना कि इसको सिर्फ हम बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसको आप एसिडिक डाई से भी स्टेन कर सकते हो और बेसिक डाई से भी स्टेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इजाइनोफिल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इजाइनोफिल स्टेन्ड बाय अ एसिडिक डाई जिसका नाम है इओसिन, यानी कि इजाइनोफिल जो है उसको आप एक एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हो जिस डाई का नाम क्या है? इओसिन। इओसिन के पास जो है वो सिंगल न्यूक्लियस है। इजाइनोफिल जो करती है आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर एंटर कर गया है, कोई भी प्रोटोजोअन और हेलमिंथिक इन्फेक्शन अगर एंटर कर गया उनसे आपकी बॉडी को बचाने का काम करती है। और आपकी बॉडी में 60 से 65% तो वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स थे, 2 से 5% हमारे इजाइनोफिल है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है। तो आपको पता है इजाइनोफिल का नाम उसको इजाइनोफिल मिला ही इसलिए क्योंकि वो इओसिन डाई से स्टेन हो सकती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है ना, ये आपकी बॉडी को पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाती है और आपके वाइट ब्लड सेल्स में 2 से 5% ही प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ये बात है ना कि ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। आपकी न्यूट्रोफिल जो है उसका मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है और इसका बाइलोब्ड है, यानी कि 2 लोब्स आपको दिखाई देंगे किसमें? इजाइनोफिल के न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बेजोफिल के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बेजोफिल स्टेन्ड बाय एसिडिक डाई मिथिलिन ब्लू। बेजोफिल हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस। आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके अंदर सिर्फ 0.5% देखने को मिलेगी। 60 to 65% न्यूट्रोफिल है, 2 से 5% इसाइनोफिल है और 0.5% आपके बेजोफिल है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? बेजोफिल जो है आपकी इम्यून सिस्टम में क्या करती है? आपको एलर्जी से बचाने का काम करती है, पैरासाइट और वायरस। और जब आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होते हैं, यानी कि आपके जो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस है ना उनमें हिस्टामिन रिलीज करने का काम, आपके एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहने का काम बेजोफिल का है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पास बाइलोब न्यूक्लियस है। ये सबसे कम वाइट ब्लड सेल्स में सबसे कम जो आपकी सेल है वो 0.5% ही रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहती है आपकी बेजोफिल। लेकिन जो इन्होंने बोला ना ये बात भी बिल्कुल सही है कि मिथिलिन ब्लू से इसे स्टेन किया जाता है, लेकिन ये एक एसिडिक डाई नहीं होती, ये एक बेसिक डाई होती है, ठीक है। तो ये कैसी डाई है? हमारी बेसिक डाई है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक वर्ड बदलने से, स्टेटमेंट भी नहीं एक वर्ड बदलने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मिथिलिन ब्लू से तो होती है स्टेन, लेकिन आप ये ध्यान नहीं दोगे कि ये एसिडिक डाई है या फिर बेसिक डाई है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कैसी डाई है, बेसिक डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसके अंदर से अगर आपने बहुत सारे टाइप्स के सेल्स पढ़े हैं, उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पढ़े हैं, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन है? बोन मैरो, स्प्लीन,
थाइमस या फिर बोथ 1 एंड 3। जो मैंने आपको बताया था हमारे जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो दो ही होते हैं, एक है बोन मैरो और एक है थाइमस। तो बोथ 1 एंड 3 हमारे क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है, स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर्स पैच या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये जो सारे के सारे हमारे ऑर्गन है ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। आपका जो स्प्लीन है वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, टॉन्सिल भी, लिम्फ नोड भी, पेयर्स पैच भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। म्यूकोजल असिस्टेड लिम्फ टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लेक्यूना एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या फिर लेटरल असिस्टेड लिम्फोइड टिश्यू। तो आपको पता है जो माल्ट होता है वो भी हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल होता है, और इसको हम क्या बुलाते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। हमारा सेकेंडरी ऑर्गन का एग्जाम्पल है ये। प्राइमरी में कौन है, सिर्फ बोन मैरो एंड थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। बोन मैरो जो है वो आपका एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसके अंदर बी सेल बनते हैं और मैच्योर होते हैं। थाइमस जो है वो आपका फ्लैट बाइलोड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टी सेल मैच्योर होते हैं। थाइमस का साइज जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो इंक्रीज होता चला जाता है। स्प्लीन जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और आपके ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। तो आपको पता है जो बोन मैरो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, उसके अंदर बी सेल बनती भी है और मैच्योर होती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थाइमस जो है वो फ्लैट बाइलोड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर टी सेल मैच्योर होती है, इसलिए उनको उनका जो टी नाम मिला है वो कहाँ से मिला है, थाइमस की वजह से मिला है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। स्प्लीन जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, उसको आपके ब्लड सेल्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जो आपका थाइमस होता है ना वो आपके हार्ट के पास लोकेटेड रहता है। जब आप अपनी प्यूबर्टी पे हो ना उस टाइम इसका साइज जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है, तो आपकी टी सेल्स कम बनेगी बॉडी में, ठीक है। टी सेल कम करने की तो क्या होगा, आपकी जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है ना, आप बूढ़े होते जाते हो, तो आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो डीजनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। जो आपका थाइमस होता है ना उसका साइज है ना बड़ा नहीं होता है, छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। विद एज मतलब प्यूबर्टी तक तो वो बढ़ेगा, प्यूबर्टी तक थाइमस का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जब आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हो ना थाइमस का साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि थाइमस का साइज इंक्रीज होता है जब आप बूढ़े होते हो, नहीं, बूढ़े होते हो तो घटता है, डिक्रीज होता है। प्यूबर्टी पे जा रहे हो तो इंक्रीज होता है, अगर प्यूबर्टी लिखा होता है यहाँ पे कि थाइमस का साइज इंक्रीज करता है प्यूबर्टी पे तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। स्प्लीन जो है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन जो है वो रेड पल्प और वाइट पल्प में डिवाइडेड रहता है। रेड पल्प ऐसा रीजन है जहाँ पर आपकी जो पुरानी डिफेक्टिव ओल्ड इरिथ्रोसाइट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनको एलिमिनेट करने का काम रेड पल्प करता है। आपका जो मार्जिनल जोन है वो रेड पल्प को वाइट पल्प से सेपरेट करने का काम करता है। तो आपको पता है जो हमारा स्प्लीन है वो कैसा ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे सिर्फ दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी बातें बिल्कुल सही है। हमारे रेड पल्प के अंदर क्या होता है, हमारी जितनी भी पुरानी इरिथ्रोसाइट्स है, बूढ़ी हो चुकी है, डिफेक्टेड हो चुकी है, उनको एलिमिनेट करने का काम, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। ग्रेवयार्ड भी कहलाता है, इसलिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहलाता है स्प्लीन। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिम्फ जो है वो आपका रेड कलर का होता है। लिम्फ नोड जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। आपका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो सबसे बाहर वाला रीजन होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपको लिम्फोसाइट, स्पेशली बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलते हैं।
उसके अलावा जो आपका मेड्यूला है वो लिम्फ नोड का बहुत ही अंदर वाला रीजन होता है, सबसे अंदर वाला रीजन होता है और उसके अंदर आपको प्लाज्मा सेल दिखाई देते हैं। तो आपको पता है जो आपका लिम्फ नोड होता है ना उसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पैराकॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला रीजन होता है, मेड्यूला सबसे अंदर वाला रीजन होता है और पैराकॉर्टेक्स इन दोनों के बीच का रीजन होता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो आपका लिम्फ होता है ना वो रेड कलर का नहीं होता। आपके जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका लिम्फ होता है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, तो लिम्फ जो है वो रेड कलर का नहीं होता। थैंक यू। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।